मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग आज एक नया टॉपिक देखेंगे, इसमें नदी का टॉपिक पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में जो है आपका, ठीक, तो इस नदी के टॉपिक में आपका जो क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से बनते हैं क्वेश्चन, वो जानेंगे। सबसे पहले इसमें एक उद्गम पूछता है, कोई नदी पर बांध बना है उससे क्वेश्चन पूछता है, उसके किनारे कोई शहर बसा है उससे पूछता है क्वेश्चन, या उस नदी की कोई विशेषता है तो उसके बारे में पूछता है। और हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। और भारत में हम लोग आज देखेंगे हिमालय क्षेत्र की नदियां जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। तो सबसे पहले हिमालय क्षेत्र की, इसके बाद जो है मैदानी क्षेत्र की नदियां, मध्य भारत की और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो बात किया जाए नदी में, तो नदी दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो होती है पूर्ववर्ती और दूसरा होता है, अगर बात किया जाए, अंतर्वाही। ठीक, पूर्ववर्ती नदियां उनको कहा जाता है जो नदियां किसी क्षेत्र में बह रही होती हैं, इसके बाद उस क्षेत्र में पर्वत श्रेणी जो है खड़ी हो जाती है, और फिर जो है तब भी उस क्षेत्र में वो बह रही हो। तो यानी कि पर्वत निर्माण से पहले तथा पर्वत निर्माण के बाद जो नदियां जिस क्षेत्र में बहती हैं उनको पूर्ववर्ती कहा जाता है। और अगर जो हम लोग सिंधु की बात करें या ब्रह्मपुत्र की बात करें, ये सब कैसी नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, हम लोग अगर जो सिंधु नदी की बात की जाए तो जो है सिंधु नदी कैसी है? पूर्ववर्ती है। अंतर्वाही नदी क्या होता है? जो इनर फ्लोर करती, तो देखेंगे कोई नदी अपने उद्गम से चलती है, ठीक। और उद्गम क्या होता है? कोई पर्वत श्रेणी यानी ग्लेशियर हो सकता है, कोई झील हो सकती है, ठीक। और इसके बाद वो ज्यादातर नदियां जाके कहां गिरती हैं? सागर में गिरती हैं, समुद्र में। और वो जब पर्वत से चलेंगे तो बीच में थल पाट आएगा। तो जो नदियां अपने उद्गम से चलें और समुद्र तक ना पहुंच पाए और उनका पानी बीच में ही खत्म हो जाए, ऐसी नदियों को कहा जाता है अंतर्वाही नदी। क्लियर? और ऐसा देखने को केवल डेजर्ट जोन में मिलता है और कहीं नहीं। तो अगर जो हम लोग अंतर्वाही नदी की बात करें तो भारत की एक नदी की चर्चा आती है, उसको कहते हैं लूनी नदी। लूनी नदी निकलती अरावली रेंज से है और कच्छ के रन में ही खत्म हो जाती है, अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे? अंतर्वाही नदी। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है सहायक नदी का। जब कोई नदी निकलती है, ठीक, और उसके बाद समुद्र में गिरती है और किसी जिस क्षेत्र से वो गुजर रही होती उस क्षेत्र में और बहुत सारी नदियां आकर इसमें अगर जो मिलती रहें तो इन सब नदियों को कहा जाएगा सहायक। इसी वजह से ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। क्लियर? तो सहायक नदी कहते हैं हम लोग इनको, ट्रिब्यूटरी इंग्लिश में कहते हैं। तो सहायक नदियों में, और जो ये पूरा क्षेत्र अगर जो माना जाए तो ये कहलाता है अपवाह तंत्र। यानी कि वह कोई कोई नदी है और उस नदी में जितनी एरिया का पानी बहकर आता है वो सब अपवाह तंत्र कहलाता है। तो ज्यादातर हम लोग जब पढ़ेंगे नदियों में तो किसी एक नदी को बेस मानेंगे और उसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे इसी में, हम लोग पहले हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें हिमालय क्षेत्र की नदियों में,
तो आपको हिमालय क्षेत्र में यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक पर्वत श्रृंखला है इस हिमालय क्षेत्र में, और ये फैली हुई श्रृंखला चली आती है तिब्बत के पठार तक, और इसको कहते हैं काराकोरम। क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी कहते हैं। क्लियर है बात? फिर एक इसी में दूसरी हिमालय रेंज की ही है, ये सब हिमालय का क्षेत्र है, और इसको कहा जाता है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी कहेंगे। क्लियर है? और फिर तीसरी जो रेंज है इसी में इसको कहेंगे जस्कर श्रेणी। क्या कहेंगे? जस्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियों में, यानी ये जो हमने 3 श्रेणियां बताई, ये मध्य हिमालय का भाग है। क्लियर? तो जहां पर एक काराकोरम है, यहां पर जो है जब ये तिब्बत में पहुंचेगी तो इसी श्रेणी में आगे पड़ेगा कैलाश माउंटेन। कैलाश के जस्ट दक्षिण में जैसे आप बढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे कि एक झील है, लेकिन जैसे उसके साउथ में बढ़ेंगे तो चेमा यांगडुंग एक ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर पड़ेगा? ठीक, उसको कहेंगे चेमा यांगडुंग। ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से जैसे जब है गर्मियों के दिनों में अगर पानी जो है जब ये बर्फ पिघलती है तो यहां पर एक झील का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है मानसरोवर। क्या कहते हैं? मानसरोवर झील कहते हैं। क्लियर है? इस यांगडुंग ग्लेशियर का पानी पिघलकर मानसरोवर में आता है, और इसी मानसरोवर से अगर जो हम लोग बात करें तो एक नदी बहती है, और ये अरावली इसको लद्दाख श्रेणी को काटेगी, और इसके बाद ये जस्कर में होते हुए और ये फिर बहना शुरू करेगी, और फिर जो है पाकिस्तान पहुंचेगी, और इधर जो है आपका अरब सागर पड़ेगा। अरब सागर में ये जाके क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। समझ पा रहे हैं आपको? ठीक। क्लियर है? इतना जो है अब देखेंगे तो इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, और जो ये नदी है इसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो पहला चेमा यांगटुंग ग्लेशियर या मानसरोवर झील से ये निकलती है। क्लियर? जब तक ये तिब्बत में है ये झील, तो जब ये तिब्बत में जब तक ये बहेगी, ठीक, तब तक इसको कहेंगे, तिब्बत में इसको शेर मुख कहा जाता है। क्या कहते हैं? शेर मुख कहते हैं, या जो है सिंगी खबान कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंगी खबान। क्या नाम है इसका? सिंगी खबान। ये तिब्बत में इसको बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद चूंकि इधर मध्य हिमालय का ये पार्ट था, इसके बाद जैसे ही मध्य हिमालय को क्रॉस करेंगे तो इधर पड़ेगा ग्रेट हिमालय। तो जो ग्रेट हिमालय में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला, इस वजह से ये उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ जाएगी, इधर नहीं आ पाती क्योंकि ऊंची श्रृंखला उनको काट नहीं सकती। तो सबसे पहले यहां पर जब ये पहुंचेगी तो यहां पर पड़ेगा एक है दमचौक गांव, और इस दमचौक गांव के पास ये एंट्री करेगी, और जब यहां पहुंचेगी तो यहां पर एक गांव पड़ेगा, उसको कहेंगे चिल्लाम गांव। वहां से ये पाकिस्तान में, तो भारत में कहां से प्रवेश करती है? दमचौक गांव में, और चिल्लाम गांव से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। क्लियर है बात? सिंधु कैसी है? पूर्ववर्ती। एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती? तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, आपका लद्दाख और जस्कर श्रेणी। पॉइंट क्लियर है? समझ पा रहे हैं? गुड। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। तो ये किस श्रेणी के बीच में बहती है? तो आपका लद्दाख प्लस
जस्कर श्रेणी के बीच बहती है। ठीक, अब देखेंगे जब ये पहुंचेगी तो यहां से अगर हम लोग बात करें काराकोरम, यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है, इसको कहते हैं रेमो। क्या कहा जाता है? रेमो ग्लेशियर कहते हैं। और इस रेमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उसका नाम है श्योक, और वो आके मिल जाती है। क्या नाम है इसका? श्योक नदी। तो ये हो गई इसकी सहायक नदी। दूसरी जस्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है और जाके मिल जाती है, इसको कहेंगे जस्कर श्रेणी। ठीक, तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपका पड़ता है पीओके, इसमें पड़ेगा गिलगिट। तो एक इसमें नदी मिलेगी गिलगिट, गिलगिट भी नदी इसमें मिलेगी। क्लियर? तो ये जो है आगे हम लोग इसी में समझते हैं, देखेंगे। तो यहां पर आपको बात हो रही थी मानसरोवर की, और उसमें मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी की बात हो रही थी सिंधु की। क्लियर है? तो आपको इतने पॉइंट, तो इसमें पहला ही आपको बताया गया श्योक नदी। और जो है तो जो हम लोग बात कर रहे थे सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की अगर जो बात किया जाए तो इसकी सहायक नदियां बात करेंगे। तो पहला बताया गया आपको श्योक नदी, इसकी सहायक है। दूसरा बताया गया जस्कर नदी, ये इसकी सहायक है। कौन सी बताई गई? जस्कर। इसके बाद आपको बताया गिलगिट। क्या बताया गया था? गिट नदी इसकी सहायक है। और इसके बाद पंचनद। पंचनद कौन सी है? तो जो झेलम नदी है, ठीक, चिनाब है, और राबी है, ब्यास है। क्लियर? और सतलज, ये नदियां आके आपस में मिल जाती हैं और इसी में जाके मिल जाती हैं सिंधु में। ये भी इसकी सहायक। अभी हम लोग इनकी चर्चा आगे करेंगे। हिंदुकुश की चोटी से अफगानिस्तान से एक बह के आती है काबुल नदी, ये भी इसकी सहायक है। तो सहायक नदियों में कौन सी है? काबुल नदी है। क्लियर? दूसरा अगर जो बात किया जाए कुर्रम, ठीक, और फिर है आपका गोमल, ठीक, और फिर है स्वास्थ्य नदी, सुवस्तु कहते हैं। ये सब जो है, तो कुर्रम हो गया इसकी सहायक नदी, गोमल हो गया इसकी सहायक नदियों में सिंधु की, और ये पंच नदियां। ठीक, जब ये पहुंचेगी तो इसके किनारे जो है कराची बंदरगाह स्थित है। ठीक, यानी ये कराची शहर है और एक बंदरगाह। तो पाकिस्तान का इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कराची शहर बसा हुआ है। क्लियर? इसके बाद हम लोग अगर जो बात करेंगे, ठीक, तो दूसरी है, यहां पर पड़ता है आपका एक झील, उस झील का नाम है बैरीनाग। क्या नाम है? बैरीनाग और शेषनाग, दो पड़ोसे में नदी, ये झीलें हैं। तो इसी बैरीनाग झील से एक नदी निकलती है और उसका नाम है झेलम। ठीक, ये किस नदी की बात हो जाएगी? झेलम की। और इसके बाद जो है ये नदी जाएगी, पड़ेगा झांग, या कहीं कहीं झुंग लिखा मिलता, कहीं कहीं झंग मिलता, पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये जाके चिनाब में मिल जाएगी। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें इसी में सिंधु के बाद झेलम की, तो जो झेलम है ये कहां से निकलती है? बैरीनाग। कहां से निकलेगी? बैरीनाग झील, ये पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। और इसके बाद ये मिल किस में जाएगी? चिनाब में।
क्लियर। दूसरा, इसके किनारे श्रीनगर बसा है शहर, और ये जाके इसके ही अटैच हो जाती है भारत की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है बुलर झील, तो इसके किनारे बुलर झील भी स्थित है। और इसके ऊपर एक बांध बना है, उस बांध का नाम है तुलबुल। क्या बांध है इस पर, कौन सा बांध बना है, तो इस पर है तुलबुल बांध। कौन सा बांध बना है, तुलबुल बांध। पूछा जाता है तुलबुल बांध किस नदी पर है, झेलम पर है। क्लियर है। आगे इसकी जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा। क्या है, किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। क्लियर है बात। तो हम लोग बात करेंगे इसी में, ठीक। तो ये झेलम की थी। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, आगे है चिनाब नदी। कौन सी नदी है, चिनाब नदी। जो चिनाब नदी है, यहां पर दो ग्लेशियर पड़ते हैं। अगर बात किया जाए हिमाचल प्रदेश में, एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। इन दो ग्लेशियर से जो है निकलती है और फिर ये जम्मू कश्मीर होते हुए ये दोनों मिल जाएंगी और इसके बाद ये पहुंचेंगी झंग और जाके इसमें चिनाब में मिलती है झेलम और फिर ये पड़ेगा आपका मिठान कोट। ठीक, क्या पड़ेगा आपका, मिठान कोट पड़ेगा। पाकिस्तान का ये एरिया है, यहीं पे जाके ये मिल जाएगी। अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो ये किस नदी की बात हो रही थी, चिनाब की बात हो रही थी, चिनाब। तो जो चिनाब है ये कहां से निकलती है, चंद्रा व भागा ग्लेशियर से। कहां से निकलेगी, चंद्रा और भागा ग्लेशियर से निकलेगी और मिलेगी किसमें जाके, सिंधु में। इसकी सहायक अगर देखा जाए तो झेलम है और राबी इसकी सहायक हो जाएगी, सतलज इसकी सहायक हो जाएगी। क्लियर। तो जो है अगर बात किया जाए तो कहां ये मिलेगी, सिंधु में जाके मिल जाएगी मिठान कोट के। उसकी सहायक नदियां झेलम, राबी, सतलज हैं। क्लियर है। तो अगला जो है यहां पर हिमाचल प्रदेश में आपका एक दर्रा पड़ता है रोहतांग। क्या पड़ेगा, वहां से एक नदी निकलती है और फिर वो आपका बहती हुई और जाएगी मिठान झुंग के पास, किसमें मिल जाएगी, जो है रोहतांग दर्रा पड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश का है और इससे जो नदी निकलेगी उसका नाम है ब्यास, सॉरी राबी का। क्या नाम है, राबी नदी। तो हम लोग बात करेंगे राबी नदी की। तो जो राबी नदी है ये निकलती है रोहतांग दर्रा से और मिलती कहां है, चिनाब में। ये भी झुंग के पास जाके मिल जाएगी, किसमें, चिनाब में। इसके किनारे लाहौर बसा हुआ है। तो इसके किनारे कौन सा शहर बसा, तो इसके किनारे जो शहर है वो लाहौर। अब देखेंगे तो आपको झेलम के किनारे बताया गया था तुलबुल बांध। कौन सा बांध, तुलबुल बांध बताया गया था।
और जो चिनाब के किनारे बांध है, इसके किनारे बांध पड़ते हैं बगलिहाल, ठीक, और फिर आपका दुलहस्ती बांध और सलाला बांध। ये 3 बांध जो है झेलम पर, चिनाब पर है। एक हो गया तुलबुल बांध, सॉरी, एक हो गया आपका बगलिहाल, दूसरा सलाला हो गया, और ये दुलहस्ती। ये 3 बांध इस पर हैं। राबी पर अगर जो बांध बात किया जाए तो इस पर है आपका फीन सागर और रंजीत सागर, ठीक, ये है आपका, ठीक, कौन सा है, फीन सागर और रंजीत सागर, ये 2 बांध इसके ऊपर बने हुए हैं राबी नदी पर। तो इस पर 2 बांध हैं, एक रंजीत सागर और एक आपका फीन सागर बांध। क्लियर? तो ये सारे कुछ डिटेल था। फिर हम लोग बात करेंगे आगे इसी में इसके बाद अगली जो इस पर है, इसी हिमाचल प्रदेश में अगर बात किया जाए तो पड़ता है ब्यास कुंड। क्या पड़ेगा? ब्यास कुंड पड़ेगा। यह हिमाचल प्रदेश की ही बात हो रही है, रोहतांग दर्रे के पास है। इससे एक नदी निकलती है और पहुंचेगी पंजाब, और वहां पर पड़ता है हरिके, ठीक, यह पड़ेगा आपका कपूरथला रीजन, ठीक, पंजाब में। वहां पर ये हरिके के पास जाके किसमें मिलेगी? सतलज में। तो हम लोग बात करेंगे आगे ब्यास नदी की। तो जो ब्यास नदी है, या ये कहां से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलेगी? ब्यास कुंड, और ये पड़ेगा रोहतांग दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में। और हरिके के पास, कहां पर है? हरिके, ये पंजाब में पड़ेगा, के पास मिल जाएगी किससे? सतलज से मिल जाएगी। किससे मिल जाएगी? सतलज से मिल जाएगी, ठीक, सतलज में मिल जाएगी। क्लियर? जहां पर ये मिलती है वहां पर एक बैराज द्वीप बनाती है। क्या बनाती है? बैराज द्वीप बनाती है। और इसी बैराज द्वीप से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी निकाली गई है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे इसी में, अगर बात की जाए अगली नदी की, तो वो ये है कि यहां पर आपको बताया गया है मानसरोवर जो झील थी, इसी के पास में एक झील है, और उस झील का नाम है राकसताल। क्या नाम है? राकसताल। इस राकसताल से एक नदी निकलती है, और इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश में बहती हुई, और इसके बाद जो है पहुंचेगी मिठानकोट, और वहां पर जाके मिल जाएगी। और ये जो नदी है इसको कहेंगे सतलज। तो अगर हम लोग बात करें अभी जो है ब्यास की, और ब्यास पर जो है एक बांध बना है, उस बांध का नाम है पोंग बांध। कौन सा बांध बना है? पोंग बांध बना हुआ है ये। और सतलज नदी की अगर जो बात किया जाए
तो ये निकलती कहाँ है, राकस ताल से, और मिलेगी कहाँ जाके, तो चिनाब में मिलेगी। क्लियर, कहाँ मिलेगी, चिनाब में मिलेगी। अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर एक बांध बना है, उस बांध का नाम है भाखड़ा नागल। क्या बांध है का नाम है, भाखड़ा नांगल बांध इसके ऊपर बना है, ये जानने वाली बात है। सतलज की अगर जो बात की जाए तो सतलज नदी, चूंकि इधर आपको एक रेंज है ठीक, यहां पर आपको बताया गया था जस्कर श्रेणी, और यहां पर आपको जो है ये इसके पड़ोस में पड़ता है राकसताल मानसरोवर के, और इस राकसताल से एक नदी निकलती है और इस तरह से ये जस्कर श्रेणी है, इसको काटेगी तो ये हो जाएगा ग्रेट, दरअसल ये मध्य हिमालय का पार्ट है जस्कर, और इसके बाद ये बढ़ेगी और फिर जाके मिलेगी किसमें, जो है मिठानकोट के पास चिनाब में। इधर आपका पड़ेगा ग्रेट हिमालय, यानी कि बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला, उनको काट नहीं सकता। तो उसी ग्रेट हिमालय में हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, सिपकीला दर्रा, बहुत जानने की जरूरत है। सिपकीला दर्रा कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सिपकीला दर्रा। क्लियर, और सिपकीला दर्रे से ये भारत में पूछा जाता है कि सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक, किस दर्रे से, तो जो ये है आपका सिपकीला दर्रा, ठीक, सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा से भारत में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। एक तो पॉइंट ये आपको जानना है। दूसरा पॉइंट आपको ये जानना है कि जो ये आपका सतलज है, सतलज नदी जो है हिमालय के तीनों भागों को काटती है, हिमालय के तीनों भाग। ठीक, जब आप हिमालय पर्वत पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, एक होता है ग्रेट हिमालय जिसको बृहत हिमालय कहते हैं, दूसरा होता मध्य हिमालय जिसको इंग्लिश में ट्रांस हिमालय कहते हैं, और जो है तीसरा होता है लघु हिमालय जिसको हम लोग इस्माल कहते हैं। क्या कहेंगे, इस्माल। तो ये हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटती हुई गुजरती है। पूछा जाता है कि बताइए भारत की वो कौन सी नदी है जो हिमालय के तीनों पार्टों को काटती है, और आपके सामने आंसर रहेगा सतलज। क्लियर है बात, चले आगे हम लोग बात करेंगे। इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, भाखड़ा नांगल, इसके किनारे शहर। तो आप इस समय जाएंगे तो ये पड़ेगा रूपनगर पंजाब का, और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर जो बात करेंगे तो उसमें एक शहर बनेगा रहा था रोपड़, पहले इस रूपनगर को रोपड़ कहते थे। जो आप यहां पढ़ रहे थे ये जो है आपका ब्यास, ये रावी नदी के किनारे ही आपको हड़प्पा सभ्यता मिली थी। पहला शहर सिंधु घाटी का खोजा गया था हड़प्पा पाकिस्तान में। क्लियर है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने यहां नदी के टॉपिक में ये हम लोग हिमालय क्षेत्र की नदियां पढ़ रहे थे। इसके बाद अगर देखा जाए हम लोग बात करेंगे, एक बात आपको इसमें और जाननी है, वो बहुत जरूरी है। हम लोगों ने बांध और शहरों के बारे में जिक्र किया है। ठीक, अब आपको कुछ और जानने की जरूरत है। देखिए, जब कोई नदी है समुद्र के किनारे पहुंच जाती है तो वहां पर वाटर वेलोसिटी उसकी बहुत कम हो जाती, बहुत रिड्यूस हो जाती। तो वहां पर क्या है, सेडिमेंटेशन होता है और रॉ मटेरियल जमता है, तो नदियां कई भागों में बट जाती हैं उसको, और उस नदियों के जो भाग बटे होते हैं उनके बीच में जो मैदान हो पाए जाते हैं उनको कहा जाता है डेल्टा। लेकिन आपको यहां जानना है कि जब दो नदियां मैदान में बह रही हो तो उसके बीच में जो हो उसको कहेंगे दो आब। क्लियर, तो अगर बात किया जाए जैसे इधर है झेलम और इधर है चिनाब, तो इसके बीच में जो ये मैदान पाया जाएगा ये वाला जो है इसको कहेंगे, देखिए झा ले लेंगे झेलम से और चा ले लेंगे चिनाब से, तो बनेगा झच।
क्या बनेगा? झच। आपसे पूछा जाए कि झच जो दोआब है किन दो नदियों के बीच में है, तुरंत आपका ऑप्शन आएगा झेलम और प्लस चिनाब। इसके बीच जो मैदान है ये, ठीक, इसको कहेंगे झच। अब दूसरा है चिनाब, और ये आपका रावी। तो चा और ना यहां से और रावी से रा लेंगे तो ये बनेगा रचना या राचना दोआब। क्लियर? रचना या राचना दोआब। और ये है आपका चिनाब और प्लस जो है रावी के बीच का। ये भी बहुत जानने की जरूरत है। इसके बाद आएंगे रावी और ब्यास। तो रा यहां से और यहां से क्या है आपका ब्यास से बात, तो बनेगा आपका बारी दोआब। क्या बनेगा? बारी दोआब। और ये आपका रावी और प्लस जो है ब्यास के बीच का मैदान है। क्लियर है? इसके बाद जो ये ब्यास है और सतलज है, तो इसके बीच में जो बनेगा ये दोआब, इसको कहेंगे बिस्त दोआब। क्या कहेंगे? बिस्त दोआब कहेंगे। और ये आपका पड़ेगा सतलज और प्लस जो है ब्यास। क्लियर है? तो ये दोआब की चर्चा हो गई। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और आप जाएंगे एंसेंट हिस्ट्री में, तो वहां आपको एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक, लेकिन कभी कभी वो इतिहास की दृष्टिकोण से भी उसको समझ लेंगे, और आप किससे समझ लेंगे उसको, जो है आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है समझ लेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, एक ना एक नंबर यहां से चाहे हिस्ट्री में पूछ ले आपसे, चाहे पूछ ले आपसे, ठीक, ज्योग्राफी में। चले आगे बात करेंगे हम लोग। तो अगर बात किया जाए, ठीक, आप एक तरफ क्या है, इधर है नया नाम, मतलब जो आज बोला जाता, और इधर आप नोट कर लेंगे पुराना नाम। काहे में? पुराना नाम। तो अगर बात किया जाए जैसे सिंधु, तो आज सिंधु कहते हैं, वैदिक काल में भी इसको सिंधु कहते थे, लेकिन जैसे वैदिक काल हुआ, अटैक हुआ विदेशी, तो यहां पर आ गए जो है यूनान वाले, उन्होंने इसको इंडस कह दिया। तो इंडस मिल जाए तब भी आप क्या कर देंगे, सिंधु को इंडस कहते थे। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में, जो काबुल नदी है इसकी सहायक सिंधु की, ठीक, इसको कुंभा कहा जाता था। क्या कहते थे? कुंभा। और जो ये आपका कुर्रम नदी है इसको क्रुमु कहते थे। क्या कहते थे? क्रुमु कहा जाता था। क्लियर है? और जो ये आपका गोमल है इसको गोमत कहते थे। जो स्वास्थ्य नदी है इसको सुवास्तु कहते थे। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें झेलम की, और फिर है आपका चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियां हैं। तो हम लोग देखेंगे सतलज को कहा जाता था पहले सुतुद्री, ब्यास को कहा जाता था बिपाशा। क्या कहते थे? बिपाशा। रावी को पौरुषणी कहते थे। ठीक, झेलम को अस्कनी कहते थे, और सॉरी चिनाब को अस्कनी और झेलम को बितस्ता कहते थे। ये आपको पुराने नाम और नए नाम आने चाहिए। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहां शहर देखे। ठीक, झेलम की सहायक नदी कौन सी है? किशनगंगा। झेलम के किनारे बुलर झील है, श्रीनगर शहर है। चिनाब अगर देखा जाए तो झेलम पर तुलबुल बांध बना है।
चिनाब पर बगरहाल, दुलहस्ती और सलाला बांध बना है। और रावी पर रंजीत सागर और थीन सागर बांध बने हैं। ब्यास पर पोंग बांध बना है। और सतलज पर जो है आपका भाखड़ा नागल बांध बना है। ये पुराने जो है इनके नाम हैं और ये नए नाम है, ये भी आपको जानना जरूरी। तो हम लोगों ने हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में बात की, ठीक। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मैदान क्षेत्र की नदियां। तब तक के लिए धन्यवाद।